माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पुनः EEDM की इस क्लास में पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आशा करते हैं कि मैंने आपको जो पूर्व की क्लास में पढ़ाया था आपने उसका अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा और उसके नोट्स भी आपने तैयार कर लिए होंगे। आज इस क्लास में मैं आपको एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा, जो हमारी वायुमंडलीय संरचना है कि वायुमंडल कहाँ तक है, वायुमंडल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, किस भाग का क्या रोल है, उसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है। इन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे और यदि समय पर्याप्त रहा तो आज हम आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम्स के बारे में भी आज हम आपको इस क्लास में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की क्लास का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वायुमंडलीय संरचना। ठीक है कि वायुमंडल कहाँ तक है। कल हमने आपको जीवन मंडल में वायुमंडल के बारे में बताया था, लेकिन वह एक निश्चित क्षेत्र था और जिसमें कि हमको जीवन मिलता है। जीवन जिस क्षेत्र में जीव पाए जाते हैं वो हमारा मंडल हमारा जीव मंडल कहलाता है। बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर का पार्ट भी बायोस्फीयर के पार्ट में भी वायुमंडल आता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम आपको समग्र वायुमंडलीय संरचना, चाहे उस क्षेत्र में कम गैसें पाई जाती हों, ज़्यादा गैसेस पाई जाती हों, मिक्स गैसेस हो, उन सभी के बारे में हम आज आपको इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वायुमंडल है वो समुद्र तल से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमने आपको उसमें बताया था कि जो आपका जीवमंडल है, जीवमंडल आपका धरातल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, जिसमें कि जीवन है। ठीक है, जिसमें कि जीवन है। लेकिन यहाँ जो संपूर्ण पूरा एटमॉस्फेयर है और उसमें ये नहीं मैं कह सकता कि संपूर्ण भाग में जीवन है, क्योंकि किसी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, किसी में ज़्यादा है। तो लेकिन संपूर्ण जो उसकी ऊंचाई है वो धरातल से, जो समुद्र तल है, समुद्र तल से 500 किलोमीटर ऊपर की तरफ उसकी पूरी जो है वो ऊंचाई है। और इसके अध्ययन को और आसान बनाने के लिए वायुमंडल को 4 भागों में विभक्त किया गया है, 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है, जिससे आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारा वायुमंडल क्या है और किस भाग में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, वहाँ की खासियत क्या है, ये सब आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो सबसे पहला जो विभाजन है, इसका पहला जो भाग इसको विभाजित किया गया है उसको ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ट्रोपोस्फियर के नाम से हम जानते हैं इसको। अगर हम हिंदी की बात करें तो इंग्लिश वर्जन है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, कौन सा मंडल? ये क्षोभ मंडल है। ओके, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। किसको कहते हैं क्षोभ मंडल? हम ये जो हमारा ट्रोपोस्फियर है इसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल के बाद में स्ट्रेटोस्फियर आता है हमारा, जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। क्या नाम है इसका? समताप मंडल। क्लियर है? पहले वाले का नाम हमने बताया आपको क्षोभ मंडल, और जो स्ट्रेटोस्फियर है इसका नाम है समताप मंडल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा उसको हम कहते हैं मीसोस्फियर। मीसोस्फियर को हम कहते हैं मध्यमंडल।
कौन सा मंडल? मध्य मंडल। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। मीसोस्फीयर मध्य मंडल के नाम से ये जाना जाता है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। लास्ट जो फोर्थ है हमारा, इसको हम कहते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को हम एक तो बाह्य मंडल के नाम से भी जानते हैं, बाह्य मंडल, ठीक है। और दूसरा इसका नाम है तापमंडल, ठीक है, तापमंडल। तो ये दो नाम हैं इसके, बाह्य मंडल और तापमंडल। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से इन चारों का क्या क्या नाम है आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ट्रोपोस्फियर को हम कहते हैं क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर को हम कहते हैं समताप मंडल, मीसोस्फियर को हम कहते हैं मध्य मंडल और थर्मोस्फियर को हम कहते हैं ताप मंडल या फिर बाह्य मंडल, इससे बाहर का मंडल है। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इसमें ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर को हम किस नाम से जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा। इसको क्षोभ मंडल के नाम से हम जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा भाई, भूलिएगा मत, ठीक है। क्षोभ मंडल, तो ये क्षोभ मंडल का वायुमंडलीय भाग में कितना इसका एरिया है, कितना इसका पार्ट है किस क्षोभ मंडल का। तो जो पृथ्वी की जो सरफेस होती है, क्रस्ट जो है, उससे पृथ्वी तल से ये 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमारा जो वायुमंडल है, जिसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। कितनी ऊंचाई है इसकी? मात्र पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर, ठीक। अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है तो आप सब कुछ ध्यान रख पाएंगे। दूसरा और एक तथ्य है इसमें कि ये जो हमारा है क्षोभ मंडल, इसमें जो तापमान है वो धरातल से, अर्थात पृथ्वी का की जो सतह है वहाँ से ऊपर की तरफ 15 सेंटीग्रेड से -56 सेंटीग्रेड तक घटता चला जाता है। मतलब अगर आप 0 किलोमीटर के बाद आप 1 किलोमीटर तक पहुंचते हैं तो 0 से 1 के बीच में आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको मिलेगा। और ये अधिकतम जाते जाते आपका ऊपर जाते जाते घटता चला जाता है। घटता का मतलब पहले 15 है, 15 के बाद फिर 13, 15, 14, 13, इस तरीके से घटते घटते 1 होगा, फिर -1, फिर -2, -3, ऐसे ऐसे ये इसका जो टेम्परेचर है -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये घटता है। ये एक फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो संपूर्ण वायुमंडल है, संपूर्ण वायुमंडल का 70% द्रव्यमान इसी भाग में विद्यमान रहता है। मतलब जो मास है, वायुमंडल का जो मास है पूरा, तो उसका अधिकतम वेट यही जो हमारा क्षोभ मंडल है इसी में पाया जाता है। ये संपूर्ण वायुमंडल का 70% द्रव्यमान क्षोभ मंडल का होता है, ठीक है। अब एक और फैक्ट है आपके पास, आपको वो भी याद रखना है कि इस जो हमारा क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल में हवा का घनत्व ऊपर की ओर घटता जाता है, ठीक है। ऊपर की ओर इसका घनत्व घटता जाता है और इस भाग में हवा का संगठन लगभग समान रहता है, ठीक है। हवा का जो संगठन है, जो मिक्सचर है हवा का, वो लगभग समान रहता है। और लेकिन जो घनत्व है, ठीक है, घनत्व जो है हवा का वो ऊपर की ओर घटता है। नीचे ज़्यादा है, फिर ऊपर कम, ऊपर और कम और कम, लास्ट में बिल्कुल कम इसका हो जाता है घनत्व। लेकिन जो संगठन है इसका, जो मिक्सचर है हवा का, वो लगभग एक समान ही पूरे क्षोभ मंडल में रहता है, ठीक है। और ताप परिवर्तन के कारण नीचे की हवा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। तो इसमें ताप परिवर्तित होता रहता है,
इसकी वजह से जो नीचे की हवा है वो गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर की ओर जाती रहती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आकर गर्म होती रहती है। ठीक है, ये इसमें है, आपको ध्यान रखना है कि नीचे की हवा गर्म होकर ऊपर जाती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आकर गर्म होती रहती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हवा के इसी प्रवाह के कारण इस क्षेत्र के सभी भागों में हवा के सभी घटक, अब हमने आपको बताया कि इसमें जो हवा का संगठन है वो लगभग एक समान रहता है। क्यों एक समान रहता है? क्योंकि हमने देखा कि इसमें नीचे से हवा ऊपर जाती है और ऊपर से हवा नीचे आती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हवा के जो इसमें सभी घटक पाए जाते हैं, चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सब मिक्स रहते हैं, बिल्कुल इक्वल इसमें पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हवा जो है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने की वजह से मिक्स होती रहती है। ठीक है, तो ये आपको इतना मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। उसके पश्चात में नेक्स्ट है कि जो विषुवत रेखाएं होती हैं और जो ध्रुव हैं, ध्रुव भाग और विषुवत रेखाओं वाले भाग, विषुवत रेखा और ध्रुवों पर भिन्न भिन्न तापमान के कारण इस भाग में हवा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, विषुवत क्षेत्र है, वहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज होता है और ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत बर्फीले क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर भी इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो इसके कारण इस भाग में हवा का जो प्रवाह है वो हमेशा बना रहता है। आप इसको मुझे लगता है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट था इसका स्ट्रेटोस्फियर। इस स्ट्रेटोस्फियर को हमने नाम आपको बताया था, इसका नाम था समतापमंडल। अब समतापमंडल क्या है इसको समझते हैं, और मैं फिर आपसे कहूँगा कि इसके नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो अब समतापमंडल को देखते हैं। इस क्षेत्र में वायु की शांत परत पाई जाती है। ठीक है, वायु की शांत परतें पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं। इसमें हलचल नहीं होती है, क्योंकि हलचल जो होती थी हवा की वो हमने आपको बताया था क्षोभ मंडल में होती है। नीचे की हवा ऊपर जाती है, ऊपर की हवा नीचे आती है, लेकिन इसमें लेयर पाई जाती है हवाओं की, बिल्कुल ऐसे शांत, जो हिलती डुलती नहीं है। ठीक है, और अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ये जहाँ से क्षोभ मंडल हमारा ख़त्म होता है, 11 किलोमीटर मैंने बताया था, 11 किलोमीटर की लेंथ है, तो ये 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कौन सा मंडल? समताप मंडल। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर की। इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो -56 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात -56 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर ऊपरी तह पर -2 तक जाता है। अर्थात जो क्षोभ मंडल की जो सतह है, वहाँ जो अंतिम छोर है, सतह जो क्षोभ मंडल का जो अंतिम छोर है उसका टेम्परेचर -56 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन उसके बाद का जो टेम्परेचर है वो फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बढ़ते बढ़ते -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। कहाँ का? समताप मंडल का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें टेम्परेचर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ओजोन गैसें होती हैं। कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन को ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से ओजोन गैस कौन से वायुमंडलीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन गैस का क्या कार्य है? ओजोन गैसें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, और ये पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं, जो सीधे यदि पृथ्वी पर आ जाएं तो
सबका जीवन मुश्किल कर देंगी, ठीक है, जिससे इस क्षेत्र का ताप बढ़ जाता है। तो ये किरणें क्या करती हैं, ये जो ओजोन गैस इसमें पाई जाती है, ये ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के कारण, क्योंकि उनमें ताप होता है, सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं, तो इसी कारण से इस क्षेत्र का जो ताप है वो बढ़ जाता है, और बढ़ करके कहाँ तक पहुँचता है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। चलो इतना आप समझ गए। उसके पश्चात में ओजोन गैस की वायुमंडल में उपस्थिति अति महत्वपूर्ण है, इसके बारे में तो आप समझ ही गए हैं। क्यों इसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ओजोन गैस अगर ये ना होती तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से पर्याप्त मात्रा में निकलती हैं, जैव जगत के लिए बहुत ही घातक हैं। ओजोन परत इन किरणों को अवशोषित करके हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। अगर वायुमंडल में ओजोन परत इन किरणों को वायुमंडल में ओजोन परत यदि ना होती तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि ओजोन परत समताप मंडल हमारे लिए रक्षा कवच का कार्य करता है, ठीक है, रक्षा कवच का कार्य करता है। ये कौन सा करता है, समताप मंडल। अच्छा, अभी हमने आपको इसमें बताया कि जो इसमें ओजोन गैस पाई जाती है वो परत के रूप में पाई जाती है, तो इसीलिए कहते हैं कि ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, वही पराबैंगनी किरणों को इसमें अवशोषित करती है। अब परत कैसे है, हमने प्रारंभ में ही बताया था कि इसमें जो वायु पाई जाती है वो परत के रूप में पाई जाती है, शांत परत के रूप में लेयर बनी रहती है, और वही लेयर जो है वो हमारी ओजोन परत होती है, जिससे कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें ऊपर से गिरती हैं और उनको पार करते हुए जब नीचे गिरती हैं तो वो उनको अवशोषित कर लेती हैं। तो अवशोषित करने के कारण क्या होता है, अवशोषित करने के कारण मैंने आपको बताया कि इस सतह का, इस क्षेत्र का जो ताप है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ओजोन परत हमारे लिए रक्षा कवच का कार्य किस तरीके से करती है, तो आपको, मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है मंडल, नेक्स्ट है हमारा मीसोस्फीयर। और मीसोस्फीयर को हम किस नाम से जानते हैं, मीसोस्फीयर को हम जानते हैं मध्यमंडल के नाम से, ओके। चलो, तो अच्छी बात है, आप सभी लोग मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से इसको सुन रहे होंगे। तो दोनों के बारे में मैंने बताया कि कितनी लंबाई रहती है, ऊपर की तरफ ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, दोनों के बारे में बताइए, पूछूंगा अभी मैं, ठीक। चलो मध्यमंडल के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह जो मध्यमंडल का जो क्षेत्र है वायुमंडल में, यह क्षेत्र 50 से, कितना, 50 से, क्योंकि 1 से 11 तक उसका है क्षोभ मंडल का, और 11 से हमारा 50 तक किसका है, समताप मंडल का। और अब 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वायुमंडल जो हमारा मध्यमंडल है ये फैला हुआ है। तो ऊंचाई आपको समझ में आ गई कि इसकी कितनी ऊंचाई है, 50 से 85, ओके। तो इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है NO, ये एक साथ लिखा जाता है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर आपको ये लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ NO लिखा आएगा, तो आप उसको समझेंगे कौन सी गैस का नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें मुख्य रूप से गैस पाई जाती है कौन सी, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है।
और अब आगे चलते हैं, तापमान की बात करते हैं। तो इस क्षेत्र में जो तापमान पाया जाता है वो -2 सेंटीग्रेड से ऊपर की ओर घटकर -2 सेंटीग्रेड से ऊपर की ओर घटकर -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो -2 अंतिम किसका है, हमारा समताप मंडल का। और ये ऊपर की ओर जब ये बढ़ते हैं इसमें तो ये घटता चला जाता है, और घटता कहाँ तक है, ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है टेम्परेचर वहाँ का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसका मुख्य कारण क्या है कि ये इतना घट रहा है? इसका मुख्य कारण यह है कि यह जो क्षेत्र है यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं करता है। तो अवशोषित ना करने के कारण ही इसका जो टेम्परेचर है वो घटता जाता है। क्योंकि अगर अवशोषित किया जाता तो जो सूर्य से किरणें निकलती हैं उनमें आवेश होता है, और हीटिंग गर्मी होने की वजह से इस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ता, जैसा कि समताप मंडल में हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो -56 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 तक उसमें बढ़ता है, क्योंकि उसमें किरणों का अवशोषण होता है। लेकिन मीसोस्फीयर में किरणों को अवशोषित नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने के बजाय घटता चला जाता है, अवशोषित करती नहीं है। तो इस क्षेत्र के निचले भाग में ओजोन गैस का कुछ अंश पाया जाता है। ओजोन गैस का कुछ अंश क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह समताप मंडल से लगा हुआ है, तो उसके कुछ जो हवा है वो परतें उसमें रहती हैं, उसका कुछ अंश उसमें पाया जाता है ओजोन गैस का। ठीक है, तो ये सबसे निचले भाग की बात है जहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 50 किलोमीटर वाला रेंज जो है उसके ऊपर थोड़ी रेंज में ओजोन गैस इसमें पाई जाती है, और मुख्य रूप से इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें ही इसमें पाई जाती हैं। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि समताप मंडल जैसा कि आपने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मनुष्य के लिए, क्योंकि उसमें जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता उसमें है। चलो ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट या आप लास्ट कह सकते हैं वो हमारा है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में अब इसको थर्मोस्फियर को हम और किस नाम से जानते हैं, मैंने बताया था, इसको बाह्यमंडल या फिर आप इसको तापमंडल के नाम से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तापमंडल। अब इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें कि ये कितनी ऊंचाई तक ऊपर है, तो ये सबसे लास्ट का है, और लास्ट जो अभी हमने आपको बताया था मध्य, ये 50 से 85 तक था। तो यह क्षेत्र जो है हमारा तापमंडल का, ये 85 से 500 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट का जो मंडल है हमारा तापमंडल ही है, ये 500 किलोमीटर तक है। इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड गैसें इसमें होती हैं। ठीक है, और यही गैसें अभी हम आपको किसी और क्षेत्र में भी बता करके आए हैं। वो कौन सा क्षेत्र है आप बताइएगा। और इसमें कहते हैं कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पराबैंगनी किरणों के अवशोषित होने के कारण जो इसका टेम्परेचर है वो -92 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 92 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वाह वाह वाह, इतना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यह भी आपके लिए अच्छा ही है।
क्योंकि अगर ये 2 लेयर ना होती हमारे पास में तो बड़ी दिक्कत होती। ठीक, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है और अंतिम कहाँ तक जाता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उच्च पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से इस क्षेत्र की जो गैसें हैं वो परमाणुओं में विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, वो अपने आयनों में टूट जाती हैं और साथ ही आयनीकृत भी हो जाती हैं। ठीक है, आयनों में विभक्त हो जाती हैं। तो वो कौन सा मंडल है जिसमें गैसें आयनों में विभक्त हो जाती हैं और क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, बहुत ज़्यादा उनका ताप अवशोषित करता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर का मंडल है और सूर्य की किरणें जैसे ही निकलती हैं और ये इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, ये उनको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के कारण इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो इस क्षेत्र में जो गैसें पाई जाती हैं वो अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाती हैं। आयन जो केमिस्ट्री के छात्र होंगे, रसायन के, वो आयन जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा रसायन की क्लास तो है नहीं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। आयनों में विभक्त हो जाती हैं और गैसें अपने परमाणुओं में टूट जाती हैं। तो अगर आप इन सभी को देखेंगे, थोड़ा सा एक नीचे टेबल है, तो इस टेबल में आपको समझाया गया है कि किस तरीके से आप इनको याद रख पाएंगे। टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इससे आपको यह सीखने के लिए मिलेगा कि सभी चीज़ें कंसोलिडेट करके एक जगह यहाँ पर लिख दी गई हैं और लिखने के पश्चात में अब आप इनको याद रख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, और क्या क्या है इसमें देखो, क्षेत्र, सभी क्षेत्र एक साथ टेबल में इसमें दिए हुए हैं और इनकी ऊंचाई भी दी हुई है, हर क्षेत्र की ऊंचाई इसमें दी हुई है। टेम्परेचर दिया हुआ है और किस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं यह भी आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, तभी आप अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। अगर ये टेबल आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको याद रख पाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा आप एक साथ यदि आप समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, किसी बात की कोई चिंता आपको इसमें नहीं रहेगी कि किस क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है। अब इसमें आप देखिए, ट्रोपोस्फियर की बात है। ट्रोपोस्फियर में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी है, वो ऊंचाई है 11 किलोमीटर तक। ठीक है, पृथ्वी के धरातल से 11 किलोमीटर की ऊंचाई इसकी है। ठीक है, तो आपको अब ध्यान हो गया होगा। अच्छा, ट्रोपोस्फियर को हम किस नाम से हिंदी में जानते हैं? इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल के नाम से। और यदि इसके टेम्परेचर की बात करें क्षोभ मंडल के, तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। अब ध्यान रखिएगा, आप सभी में आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो -56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप हमको इसमें ये बताइए कि क्षोभ मंडल में टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाने पर घटता है कि बढ़ता है? तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि शुरुआत में टेम्परेचर जो था वो पॉजिटिव था, प्लस में था। ठीक है, और आगे की तरफ जाते जाते माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो ऊपर की तरफ जाने पर घटता है। ठीक है, माइनस में जाने मतलब ये घट रहा है। तो ये इसमें ऊंचाई कितनी है? 11 किलोमीटर तक। टेम्परेचर ऊपर की जाने पर घटता है
और गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं इसमें? गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प H2O। ये जो सूत्र है वो हमारा जल का है, मतलब जल वाष्प के कण इसमें पाए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है इसमें, नाइट्रोजन, N2 जो है वो नाइट्रोजन है, O2 ऑक्सीजन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O ये जल का फॉर्मूला होता है। तो इसमें जल वाष्प पाई जाती हैं। चलो, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर। इसको हम समतापमंडल के नाम से जानते हैं। तो समतापमंडल में जो ऊंचाई है वो कितनी है? ये 11 से 50 किलोमीटर तक है। 11 मतलब क्षोभ मंडल के बाद से इसकी ऊंचाई जो है वो मापी गई है 50 किलोमीटर ऊपर। ठीक। अच्छा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो, जहाँ पर हमने क्षोभ मंडल की काउंटिंग की थी -56 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ से ये है और -2 चला जाता है ना। तो ये -56 से -2 गया तो इसका टेम्परेचर घटा कि बढ़ा? -56 था, -56 कम होता है कि -2? आप पहले ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं काउंटिंग की तो -1 आता है, 0 के बाद में -1, -2, -3, -4। तो -1, -2 जो है ये ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे वो संख्याएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, माइनस में अगर बड़ी संख्या है तो इसका मतलब है कि उसका मान कम है। ठीक है। माइनस में अगर छोटी संख्या है इसका मतलब है कि उसका मान ज़्यादा है। ठीक। तो ये -56 अर्थात माइनस में है तो इसका मतलब मान कम है। तो ये कम से -2 जाता, मतलब बढ़ता है इसका टेम्परेचर। अच्छा, इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ता है ये भी आप बता सकते हैं हमको कमेंट में। इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? यहाँ पर मुख्य गैस कौन सी पाई जाती है? थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है हमारा O3। ठीक है, O3 होता है इसका। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कौन सी गैस यहाँ पर पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस का क्या काम है? इसमें जो गैसें पाई जाती हैं वो लेयर के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। और इसमें जो सूर्य से परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं ये ओजोन गैस उसको अवशोषित कर लेती है, इसीलिए ओजोन गैस को रक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है मीसोस्फियर। मीसोस्फियर की अगर ऊंचाई की बात करें क्षेत्र की तो ये 50 से 85 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। 50 से मतलब समताप मंडल से ये ऊपर की ओर 85 किलोमीटर तक जाता है। मध्य मंडल इसको हम कहते हैं। और ये -2 से -92, -2 से -92 तक इसका क्षेत्र, इसका टेम्परेचर जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप देखेंगे -2 से -2 हो रहा है, इसका मतलब घट रहा है। घट रहा है तो घट क्यों रहा है? क्योंकि सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें उत्सर्जित हो रही हैं उन अल्ट्रा वायलेट किरणों को मध्यमंडल जो हमारा है वो अवशोषित नहीं करता है। अवशोषित ना करने की वजह से ही जो है कि अब वो अवशोषित करता तो उसमें टेम्परेचर होता है किरणों में, तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता, लेकिन ये अवशोषित करते ही नहीं हैं, इसी वजह से इसमें दिक्कत है। इसमें पाने वाली कौन कौन सी गैसें हैं आप देख लीजिए। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 2 गैसें NO पाई जाती हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी गैसें इसमें पाई जाती हैं। ओके, फिर लास्ट में आता है आपका थर्मोस्फियर, जिसको हम कहते हैं तापमंडल। तापमंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका देख लीजिए टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 1200।
1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका ताप जाता है। ठीक है, तो 1200 तक ताप चला जाता है। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 85 से 500 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई जाती है। ठीक है, और टेम्परेचर अब 500 अधिकतम है, और इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस जो 92 था, -92 से 1200 तक ये चला जाता है। ठीक, 1200 इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों है टेम्परेचर, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो हाई वोल्टेज पराबैंगनी किरणें, जो खतरनाक किरणें होती हैं, उनको ये अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के कारण ही इस क्षेत्र का टेम्परेचर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। -92 से अधिकतम जब हम 500 किलोमीटर ऊपर चलते हैं पृथ्वी से, तो वहाँ पर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो गैसें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, यही गैसें और भी कहीं पाई जाती हैं। ठीक, और इसमें क्या हमने बताया था कि ये अपने परमाणुओं में विभक्त हो जाती हैं और आयनीकृत हो जाती हैं। तो ये देखो, ये नाइट्रस ऑक्साइड का आयन है प्लस में, ऑक्सीजन का आयन है। ठीक है, ये प्लस और माइनस का साइन लगाने से आयन दर्शाए जाते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इस तरीके से आयन बनते हैं। ठीक है, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से इतना तो समझ ही गए होंगे, सभी को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो सभी को पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से, और पढ़ने के बाद में नोट्स आपको समरी टाइप में ज़रूर बनाने हैं। और क्षोभ मंडल से स्टार्ट कीजिए। इसमें कुछ मुख्य बातें हमने बताई भी थी कि सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान है वो किसका पाया जाता है, कहाँ कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल में। कितना रहता है, संपूर्ण का 70%। दूसरा कि इसमें जो हवा का घनत्व है वो ऊपर की ओर घटता जाता है। ठीक है, और इसमें जो हवा का जो संगठन है वो लगभग एक समान रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसमें नीचे की हवा ऊपर और ऊपर की हवा नीचे की तरफ प्रवाहित रहती है, इसलिए इसमें सभी जो गैसें हैं वो मिक्स इसमें रहती हैं, इसलिए सभी का संगठन इसमें सेम रहता है। और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं ये भी आपने देखा था कि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल वाष्प, इसी को हम कहते हैं H2O, जल की जो किरणें हैं। और विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर जो तापमान भिन्न भिन्न होता है, यहाँ गर्म यहाँ ठंडा, बर्फ़ के कारण इस भाग में हवा जो है निरंतर प्रवाहित होती रहती है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। सभी का टेम्परेचर, पहली बात सभी के नाम, उनका इंग्लिश में, उनका हिंदी में। दूसरा कि समुद्र तल से जो है, पृथ्वी तल से ऊंचाई सबकी कितनी कितनी है, ऊंचाई के बारे में। टेम्परेचर सबका कितना कितना है, गैसें किस में कितनी कितनी पाई जाती हैं, और टेम्परेचर किस में कितना घटता है कि बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। और उसके बाद में कि पराबैंगनी किरणों को कौन कौन अवशोषित करता है। दो हैं इसमें मंडल जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। अच्छा, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के कारण उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, आप ये कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रभाव आपका पड़ा। तो आप सभी समझदार स्टूडेंट हैं, प्रयास कीजिए कि नोट्स आप ज़रूर बनाएं, और उसको रटने का नहीं, थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करें। जब आप समझेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आप रटेंगे तो रोज़ आप रटेंगे, फिर अगले दिन भूल जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे आएगा तो फिर भूल जाएंगे। एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है स्टूडेंट को, कई सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को याद नहीं रख सकता है। लेकिन अगर वो समझ लेता है तो वो अच्छी तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में वो जाना जाता है।
तो आज की जो क्लास है इसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और आप सभी अपनी अटेंडेंस के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जो है वो ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड हमारे पास रखा जा सके। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।